आइए विद्यार्थी, बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, और ये कैलकुलस हम फिजिक्स में जितना ज़रूरत है उतना आप लोग को सिखाएंगे, लेकिन वो सब बात सिखाएंगे ताकि आपको कल मतलब फिजिक्स का कोई टॉपिक अगर जब पढ़ने चलें तो उसमें आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलस जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में बोलते हैं कलन शास्त्र। ये कैलकुलस कैलकुलेशन मत बुझ जाइएगा। कैलकुलस ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ये जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, और इसको डेवलप करने वाले जो थे आपके न्यूटन महोदय हैं, फिजिक्स वाले। और न्यूटन कैलकुलस को डेवलप किए मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिक्स में कैलकुलस कितना आवश्यक है। ठीक है, तो ये ऐसा है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है, सो देखिए इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको आएगा, इसमें हम लोग फंक्शन थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि पूरा फिजिक्स कोई आप लोग के बाद में महसूस होगा कि पूरा तो फंक्शन ही टाइप रिलेशन है पूरे फिजिक्स में। तो हम लोग उसमें फंक्शन देखेंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिमिट में टेंस टू का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया से ध्यान दे करके सीखना है। और ये देखिए चूंकि ये टॉपिक आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा, तब जाके आप बढ़िया से समझ पाइए कि इसको एक मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो कैलकुलस सीखने के लिए उसमें जो जिस चीज़ की आवश्यकता है तो सबसे पहले आता है फंक्शन, फलन। ठीक है, अपने ज़रूरत भर के हम आपको सिखाएंगे जितना से मेरा फिजिक्स में काम चले। समझ पाए कि नहीं? अब फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें ढेर सारी बातें हैं। ठीक है, तो सबको हम लोग अगर सोचेंगे तो पूरा ये मैथ के क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको सीमित क्लास में आपको कैलकुलस पढ़ा देना है जितना से मेरा फिजिक्स में काम चल जाए। ठीक है, फिजिक्स में कोई आवे तो हमको कोई परेशानी नहीं हो, एंड उसमें कटौती भी नहीं हो। ये नहीं कि जैसे तैसे 5 गो 10 गो डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन, 10 गो इंटीग्रेशन का डिफिनीशन फार्मूला रट करके काम कर रहे हैं, उस तरह से नहीं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो, इस बात पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैलकुलस में एक क्या क्या इसमें आपको आएगा, सो देखिए ये ध्यान दीजिए, पहले ये लिख लीजिएगा, न्यूटन डेवलप्ड कैलकुलस। न्यूटन डेवलप्ड कैलकुलस to solve the problems of mechanics. ये आप लोग को की जानकारी में होना चाहिए कि मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस को डेवलप किया, एंड धीरे धीरे ये इतना डेवलप हो गया कि एक मैथमेटिक्स का ब्रांच बन गया। आज मैथमेटिक्स में एकदम पीजी तक इसमें आप पढ़ाई इंटर से शुरू करते हैं एंड अप टू पीजी आपका कैलकुलस चलते रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी बात है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, सो देखिए। तो पहला जिस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे वो मेरा होगा फंक्शन। फंक्शन, उसके बाद इसमें अगला जो होगा वो होगा लिमिट। ठीक है, उसके बाद होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में ढेर सारा चीज हम लोग को सीखना है। डिफरेंशिएशन में हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह सीखेंगे ही। उसके बाद इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन में ही आएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट एज ए रेट मेजरर, ये हम लोग के काम का चीज है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पहले हम लोग देखेंगे, बाकी बाद में सब अपने आप होते चला जाएगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन।
इस इंटीग्रेशन में भी आप लोग देखिएगा बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इनडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, उसमें रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ये सब चीज़ आप लोग को पढ़ना है, जिसको हम सिखाएंगे और जिसका फिजिक्स में ज़बरदस्त यूज होगा। समझ पाए कि नहीं? ये सब चीज़ है। तो इतना टॉपिक आप लोग पढ़ना है। अगर आप सबका जो अगर हिंदी सोचिएगा तो कैलकुलस का हिंदी है कलन शास्त्र, फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन, फलन ऐसे फलन, ये जो है लिमिट को आप बोलिएगा सीमा, लिमिट, अवकलन, ये जो है समाकलन। ये हिंदी जो शब्द है इससे ज़्यादा आसान है ये इंग्लिश शब्द याद रखना एंड उस पर काम करना, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग देखें फलन का परिभाषा आज, जस्ट फलन का डिफिनीशन देखें कि फलन क्या चीज होता है। अब इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं इसमें फलन का, ये सब हो गया। याद किए। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर फंक्शन। फलन, इसमें देखिए फलन में क्या है, सो देखिए फंक्शन, सेट शब्द तो आप लोग जाने होंगे, सेट, फलन के पहले थोड़ा सा सेट जानना होगा। क्या सेट का परिभाषा आप लोग को मालूम है? सेट पढ़े हैं कि नहीं? समुच्चय पढ़ कर आए हैं? तो आप उसमें क्या बोलते हैं? माने सेट जो होता है एक तरह का ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, पीपुल का या प्लेस का वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये। इसमें एक शब्द आएगा फलन में, हम लोग देखेंगे सेट, सेट की जरूरत पड़ेगी आपको। ये सेट क्या है? इसमें इसके डिफिनीशन में सेट की जरूरत पड़ेगी आपको। सेट, इसको बोलते हैं समुच्चय, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप लोग बोलते हैं ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन और ग्रुप, और ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, पीपुल एक्सेट्रा। माने वस्तुओं का, लोगों का, स्थानों का ठीक ढंग से परिभाषित ग्रुप या कलेक्शन। जैसे आप लोग इतने लोग क्लास में हैं तो हम बोलेंगे इस क्लास में स्टूडेंट्स का सेट, इस क्लास में स्टूडेंट्स का सेट, इस क्लास में जितने लोग हैं उनके फादर का सेट, इस क्लास में जितने फर्नीचर हैं उनका सेट। समझ गया कि नहीं? क्यों? क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट, इसमें इस क्लास में, मैंने हम लोग के इंस्टीट्यूट में क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट
वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, बोलिए। तो उस तरह का इसको बोलते हैं हम लोग सेट। अब फलन क्या है सो देखिए, इसमें देखिए मान लीजिए कि दो सेट है ऐसे, इस तरह से दिखा रहा है। एक मेरा सेट ए है और दूसरा सेट जो है बी है कोई। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ मेंबर होंगे। सेट है मतलब इट वेल डिफाइंड ग्रुप या कलेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, अगर सेट ए है तो इसमें जो मेंबर होंगे दे आर वेल डिफाइंड। मान लीजिए इसमें जो मेंबर है या इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे है। ओके। और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं ये y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, इस तरह से इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब सेट बी को हम लोग सेट ए का फलन कहते हैं। एक विशेष परिस्थिति में कहता है कि सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है। क्या संबंध है, माने उस रिलेशन के तहत सेट ए के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग संगत सेट बी में अगर एक यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता हो, यूनिक अद्वितीय सदस्य प्राप्त होता हो, तो सेट बी को सेट ए का फलन बोलते। दिस इज द डेफिनेशन। कहा जाता है कि ए और बी दो सेट इस प्रकार से हों कि सेट ए के प्रत्येक सदस्य के संगत सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता हो किसी रिलेशन के तहत, तो उस केस में सेट बी को सेट ए का फलन बोलेंगे। ठीक है। ये हम लोग अगर इसका एक डिफिनीशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर two sets such that if a if देखिएगा अगर लिख देता है, if लिखना है, if a and b are two set, बाद में लिख देंगे ठीक से। if a and b are two sets such that corresponding to each element of set A corresponding to each element of set A corresponding to each element of set A, there is a unique element, is a unique element in set B. There is a unique element in set B. आप लिखते चल सकते हैं, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, देन सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ सेट ए।
क्या बोले, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that corresponding to each element of set A there is a unique element in set B, then set B is said to be a function of set A। समझ गया कि नहीं? माने कहा जाता है इसमें, इसका हिंदी वर्जन भी लिख दे रहे हैं, ये नहीं कि यही आप लोग के लिए कठिन हो जाए। यूनिक माने एकलौता, सिंगल, अद्वितीय, एक और केवल एक, यूनिक। कह रहे हैं अगर ए एवं बी दो सेट मतलब समुच्चय सेट इस प्रकार से हों, अगर ए एवं बी दो सेट इस प्रकार से हों कि सेट ए के प्रत्येक सदस्य, सेट ए के प्रत्येक सदस्य के संगत प्रत्येक सदस्य के संगत सेट बी में एक अद्वितीय सदस्य प्राप्त होता हो तो सेट बी को सेट ए का फलन फंक्शन कहा जाता है। नहीं क्लियर हुआ? और तो कुछ क्लियर हो गया होगा। बोलते हैं कि अगर ए एवं बी दो सेट इस प्रकार से हों कि सेट ए के प्रत्येक सदस्य के संगत सेट बी में एक अद्वितीय सदस्य प्राप्त होता हो तो सेट बी को सेट ए का फलन कहा जाता है। बोले थे। अब फिर आते हैं, पिछला पेज में डिफिनीशन यहाँ लिख दिया है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है x1 x2 x3 x4 x5। सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सेट ए के प्रत्येक सदस्य मतलब हर एक भी छूटना नहीं चाहिए। सेट ए के प्रति एक कोई छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से हो कि सेट ए के प्रत्येक सदस्य के संगत सेट ए के प्रत्येक सदस्य के संगत सेट बी में सेट बी में एक अद्वितीय सदस्य मान सिंगल सदस्य प्राप्त होता हो तो सेट बी को देखिए यहाँ छूट गया है। सेट बी को सेट का, यहाँ तो देखिए आप लोग ध्यान नहीं दिए, सेट बी को सेट ए का फलन कहा जाता है।
नहीं समझे? किसको? सेट बी को सेट ए का फलन कहा जाता है। सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी a unique element. There is a unique element in set B. Then this set B is said to be a function of set A. आई होप बात को समझ गए, सब रिमार्केबल बात को समझे ना। तो इसके तहत हम यादें यहाँ लिखे हैं और यहाँ पे देखिए, अब सेट ए में जितना सदस्य है जैसे x1, तो मान लीजिए कोई संबंध है जिसके हिसाब से x1 के कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में है y1, कै गो होगा? एगो। इसके x1 के संगत सेट बी में एक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एकलौता होना चाहिए। x1 के संगत क्या है? y1। x2 के संगत क्या है? y2। x3 के संगत क्या है? ये y3 है। मान लीजिए x4 के संग के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये y3 ही है। ऐसा हो सकता है कि x3 के संगत भी y3 हो एंड x4 के संगत भी y3 हो, ठीक है। x5 के संगत y5 है। अब इसको देख करके आप बताइए कि सेट ए में जितना सदस्य है, कै को बताए हैं? 5 को लिए हैं। तो सेट ए के हर एक के संगत पूछेंगे सेट बी में कितना एलिमेंट है। तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग कै गो है? कितना? हाउ मेनी? 1 y1। x2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 1 कौन? y2। x3 के कॉरस्पॉन्डिंग कै गो है सेट बी में? 1 कौन है? y3। सेट x4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? माने x1 के कॉरस्पॉन्डिंग कै गो है? एक ठो, क्या? y3। x4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या है? 1 एंड वो क्या है? y3 ही है। x5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? y5। कितना है? 1। इसमें कोई ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कोई एलिमेंट नहीं है? बोलिए ना। सेट ए में जितने हैं हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में एक एलिमेंट है कि नहीं है? कितना है? एक सेट ए के हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में कितना है? 1। इसके हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग सेट में, अब देखिए इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग का कितना है? 1। x4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी y3 ही है। x5 के संगत क्या है? माने एक ही ना है, संख्या में कै गो है? x4 के कॉरस्पॉन्डिंग कै गो है? एक ठो, y3। x5 के कॉरस्पॉन्डिंग कै ठो है? एक ठो, कौन? y5। समझ गया? अच्छा, इसमें कोई ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें नहीं है? कोई ऐसा है? कोई बचा हुआ है? तो नहीं। इसके प्रत्येक सदस्य के संगत corresponding to each element of set A there is a unique element, single element, अद्वितीय एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में ज्यादा है उसे मतलब नहीं है। सेट बी में देखिए y4 है, y6 है एंड y7 है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें सरप्लस है। माने ऐसे एलिमेंट भी सेट बी में है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके हर एक के संगत अगर इसमें एक है तो बोलेंगे सेट बी जो है सेट ए का फंक्शन है। सेट बी इज ए फंक्शन ऑफ सेट ए। सेट बी को कंप्लीट सेट बी इज ए फंक्शन ऑफ सेट बी इज ए फंक्शन ऑफ सेट ए। समझ गया? यहां पर लिखी हुई है भाषा, लिख दिए हैं, वही बात लिखी हुई है। अब आप यहां देखिए, हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अगर ऐसा हो जाए, माने क्या क्या नहीं होना चाहिए उस पर हम लोग को फोकस करना है। क्या क्या हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, फलन नहीं रह पाएगा सेट बी सेट ए का, उस पर हम फोकस करना है। ये मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ऐसे एक देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें एक एलिमेंट x1 है, मान लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो इसमें y1 है, इसमें x2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर y2 है, और इसमें मान लीजिए एक x3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ऐसे हो जाए बाई द वे,
x3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक इसमें y3 हो जाए और x3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक y4 हो जाए, मान लीजिए ऐसे हो जाए, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें 2 ठो हो जाए, ठीक है। फिर इसमें मान लीजिए कि x4 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें y5 है, मान लीजिए ऐसे है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी इसमें y4 है। और क्या क्या दिखा दिया इसमें, सो देखिए, तो x3 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कितना हो गया, 2 ठो। पूछेंगे x3 के कॉरस्पॉन्डिंग सेट एक देखिए x1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो एक है, यूनिक है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक है, x4 देखिए, x4 के संगत भी क्या है, y4 है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। एक x3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कट हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। आप इसको अगर इसमें थोड़ी देर के लिए परेशानी फील कर रहे हो तो मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, x4 के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए मेरा y5 है, ओके, ये भी चलेगा, ऐसे है। लेकिन अगर x3 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें 2 हो जाते हैं तो क्या कहिएगा, अब सेट बी सेट ए का फलन नहीं है, सेट बी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेट ए, क्योंकि इसके एक एलिमेंट ऐसा है x3 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें 2 हो जा रहा है, तो कहेंगे सेट बी नहीं है सेट ए का फलन। क्यों? क्योंकि x3 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें यूनिक एलिमेंट नहीं है, 2 है, एकलौता नहीं है, ठीक है नहीं। यहाँ लिखिएगा, अगर इस तरह से होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, अगर इस तरह का है कि सेट बी सेट ए का फलन फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट ए के एलिमेंट x3 के संगत सेट बी में यूनिक एलिमेंट, यूनिक माने अद्वितीय, यूनिक एलिमेंट नहीं है, 2 है, यूनिक नहीं है, इसलिए सेट बी सेट ए का फलन नहीं। इसमें एक अद्वितीय सदस्य होना चाहिए, अद्वितीय मतलब बुझते हैं ना, समझ गया, सिंगल तो हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, जब दिखेगा आपको कि सेट बी सेट ए का फलन नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, ये सेट ए है, इधर सेट बी है, इधर x1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ऐसे, इसमें एक y1 है, ठीक है, x2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर y2 है, x3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मान लीजिए y2 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x4 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें है ही नहीं, मान लीजिए एलिमेंट है, इधर y3 है, y4 है, y5 है, इधर है, इधर इधर ज़्यादा है, उससे दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि सेट ए के ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक y2, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी y2, लेकिन x4 के कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर नहीं है माने इसके संगत हम इसमें नहीं बता सकते हैं, किसी संबंध के तहत इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सेट बी सेट ए का फलन नहीं है, ये समझे। अगर इस तरह का दिया गया है तो हम लोग कहेंगे सेट बी, माने यहाँ पर यहाँ सेट बी सेट ए का फलन नहीं है क्योंकि सेट ए के एलिमेंट x4 के संगत
संगत सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, माने इसमें एक ऐसा आ गया जिसका संगत इसमें कोई नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके हर एक का संगत इसमें एक सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। इसके इसमें दो का संगत इसमें एक हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। इसके दो का संगत इसमें एक हो तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन इसके एक का संगत अगर सेकंड सेट में सेट बी में दो हो जाए देन दैट इज ए प्रॉब्लम। या एक इसमें ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसके संगत सेट बी में कोई हो ही नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे, सेट बी सेट ए का फलन नहीं है। हाँ, इसमें ज्यादा होंगे तो उससे कोई परेशानी नहीं है, इसमें ज्यादा होंगे तो उससे कोई परेशानी नहीं है। समझ गया कि नहीं? सेट बी में दो चार या कुछ ज्यादा हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सेट ए में जितने हैं हर एक का संगत सेट बी में एक सिंगल एलिमेंट होना कंपलसरी है। देन सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन ऑफ सेट ए। आई होप आप बात समझ गए हैं। इस बात को समझने के लिए फलन के एक और एग्जाम्पल जो मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसके बाद आप लोग अपने जीवन में फलन को नहीं भूलेंगे, उसको देख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है, यहाँ देखिए एक सेट ए है। ये हम क्या बोलते हैं, इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, इस क्लास में जितने लोग आप लोग हो, जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट का सेट। तो क्या बोलेंगे ए के बारे में, सेट ऑफ ए क्या है, तो ये जो है सेट ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास। नहीं समझे? ये आप लोग का सेट है, बुझिए। आप लोग का सेट है, इधर एक सेट बना रहे हैं, एक दूसरा सेट है, ये सेट बी है। ये क्या है कि क्लास में जितने लोग हैं सबके फादर का सेट, माने ये क्या है, सेट ऑफ फादर्स ऑफ पीपुल इन द क्लासरूम, चाहे इन दिस क्लासरूम। ठीक है, इस क्लासरूम में है जितने लोग सबका फादर का सेट, ये है आपका। तो इसमें कौन कौन है बोलिए आप लोग, आप लोगों में से कुछ लोग का नाम लिख ले रहे हैं। ठीक है, बोलिए अपना नाम, जोर से बोलिए। अभिषेक। तो इस सेट में है अभिषेक, इधर अभिषेक है, ठीक है। तो अभिषेक है, अब अभिषेक के कॉरस्पॉन्डिंग अभिषेक, ठीक है। एक आदमी अगला नेक्स्ट बोलिए उदय, उदय से भी काम चल जाएगा, गुप्ता लिखना जरूरी नहीं है, उदय। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अंकित, ये अंकित है, अंकित। अच्छा एक बात बोलिए, आपका कोई छोटा या बड़ा भाई अंकित है क्या? बोलिए अपने छोटे भाई के नाम। आदित्य। अब ये देखिए दोनों भाई हैं मान लीजिए, और इसी क्लास में आप लोग हैं, इस क्लास में
माने इस क्लास के स्टूडेंट्स के सेट में अंकित भी है और आदित्य भी है, बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट मंजय। नेक्स्ट सोनू। और इसी तरह से बाकी लोग भी हैं। मान लीजिए इतने ही लोग हैं, लेट अस सपोज कि इतने लोग हैं जो है सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ फादर्स ऑफ पीपुल इन दिस क्लासरूम। तो स्टूडेंट सेट में आप लोग हैं, स्टूडेंट सेट में मैं नहीं हूं। स्टूडेंट सेट से मैं अपने आप को बाहर कर लिया। मैं क्या बोला, सेट ये क्या है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सेट। तो मैं स्टूडेंट सेट से बाहर हूं, आई एम द टीचर। तो आप लोग के सेट से मैं बाहर हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि क्लास में जितने लोग हैं सबके फादर का सेट है ये, तो क्लास में अगर लोग की बात उठेगी तो उसमें हम भी हैं। एंड इसमें जितने लोग हैं सबके फादर का सेट भी है। मान लीजिए नीचे वाले हॉल में सबके, इस रूम में जितने लोग हम लोग हैं सबके फादर नीचे बैठे हुए हैं। ओके, वो सेट भी है। और इसमें स्टूडेंट्स लोग आप लोग हो, और आप लोग का सेट जो है ये सेट ए है। ओके, इसमें जितने लोग हैं सबके फादर का सेट है। ओके, तो इस सेट में आप सबके फादर भी हैं, स्टूडेंट्स के भी फादर हैं और मेरे भी फादर हैं। सेट बी में माने सबके फादर का सेट है जो क्लास में मौजूद है। अब इसमें देखिए, अभिषेक के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बोलेंगे अभिषेक के कॉरस्पॉन्डिंग एक फादर खोजेंगे, तो अभिषेक के फादर सेट बी में मिलेंगे कि नहीं। नीचे वाले में इस रूम में जितने लोग हैं सबके फादर बैठे हुए हैं, तो हम बोलेंगे अभिषेक के फादर हाजिर हो, कोई बुलाया। मान लीजिए आप लोग का एडमिशन चल रहा है, फादर के आने के बाद ही एडमिशन होगा, मान लीजिए हमारा शर्त है। ठीक है, तो क्या होगा, अभिषेक के फादर बोलिए क्या नाम है, राजू, मिस्टर राजू शाह, मिस्टर राजू। ओके, उदय बोलेंगे अपने फादर के नाम, क्या आपके भी राजू प्रसाद हैं, तो आप में लिख देते हैं। चलिए, ये श्री राजू प्रसाद गुप्ता शाह। अच्छा प्रसाद, चलिए राजू प्रसाद। एक से ज्यादा हो तो बताइए, सबके एक ही है कि एक से ज्यादा है। सबके हर एक आदमी का एक यूनिक फादर है कि नहीं। भाई एक आदमी आप बुलाएंगे कि अभिषेक के फादर आइए, तो उधर से कोई आदमी आएगा, सिंगल आदमी आएगा। कौन आएगा, मिस्टर राजू आएंगे। अगर पूछेंगे उदय के फादर हो तो राजू प्रसाद आएंगे, आएंगे, एक आदमी आएगा ना। तो हर एक का संगत एक आएगा कि नहीं आएगा। इधर से पूछेंगे अंकित के फादर आदर्श, मिस्टर आदर्श। अब देखिए, मिस्टर आदर्श बोलेंगे अंकित के फादर आइए, तो कौन आएंगे, मिस्टर आदर्श आएंगे। और बोलेंगे आदित्य के फादर आइए, तो फिर कौन आएंगे। अगर ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बोलेंगे अंकित के फादर मिस्टर आदर्श, और आदित्य के फादर वो भी मिस्टर आदर्श। तो पूछेंगे कि अंकित के कौन गो फादर है, एक ही ना है। अंकित के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या गो है, एक है। और आदित्य के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या गो है, एक ठो। तो इसके हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें तो एक है ना, इसके एक के कॉरस्पॉन्डिंग तो इसमें एक है। ये दूसरी बात है कि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें एक है। लेकिन अगर पूछे कि ये जो है एक एलिमेंट आपका जो है ये अंकित है, सेट ए का एक एलिमेंट है, सेट ए है, तो एक इसका एलिमेंट अगर अंकित है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन गो फादर है, एक ठो, मिस्टर आदर्श। और फिर पूछेंगे इस आदित्य के कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या गो है,
एक ही है। तो इसके एक के कोरस्पॉन्डिंग दो फादर नहीं ना है, इसके दो के कोरस्पॉन्डिंग इसमें एक हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, इसके एक के कोरस्पॉन्डिंग उसमें दो नहीं होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है। सेट ए के प्रत्येक सदस्य के संगत सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, एकलौता। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक है, इसके भी कोरस्पॉन्डिंग एक है, ये दोनों के कोरस्पॉन्डिंग इसमें सेम है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। इसके एक के कोरस्पॉन्डिंग इसमें यूनिक है कि नहीं, दैट इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, अब मंजे के संगत हम बोलेंगे, बोलिए। बोलिए मंजे के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? मिस्टर मदन सिंह, मिस्टर मदन। चलिए, मंजे कोरस्पॉन्डिंग मिस्टर मदन एक ही ना है, या और भी है? सिंगल है ना, ठीक है। और सोनू के कोरस्पॉन्डिंग, सोनू के फादर किधर गए? सोनू आपके फादर? भानु, भानु, मिस्टर भानु, ठीक है। अरे यार, मिस्टर भानु एक ही यूनिक है कि नहीं? तो हर एक आदमी का बाप एकलौता रहता है कि नहीं रहता है, यूनिक अद्वितीय होता है कि नहीं? अब मान लीजिए इसमें कोई होता है, बुलाते हैं कि इसके फादर आइए, और उधर से दो आदमी दौड़े दौड़े आता है कि हम दोनों इसके फादर हैं, तो हमारा डिफिनीशन गड़बड़ा जाता है, नहीं गड़बड़ा जाता? मान लीजिए इसमें कोई होता, एक होता इसमें, एक होता ली पेंग, एक इसका एलिमेंट होता ली पेंग, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें दो ठो होते, पी पेंग एंड टी पेंग, पी पेंग एंड टी पेंग। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें दो हो जाते तो फिर हमको तकलीफ हो जाती। इसके एक का संगत अगर इसमें दो हो जाए तो हमारा डिफिनीशन गड़बड़ाएगा कि नहीं फलन का? बोले कि ली पेंग के फादर हाजिर हो, और उधर से दो आदमी दौड़े दौड़े आया, हाथ उठाया, पी पेंग टी पेंग, हम कहे आप दो, तो हाँ हम दोनों इसके बाप हैं, यूनिक नहीं है। तो हम कहे यूनिक नहीं है, हम कहे इसको हटाओ जल्दी, तो इसमें से जल्दी हटाओ, नहीं तो हमारा डिफिनीशन गड़बड़। नहीं समझे? इसमें कोई आ जाए ऐसे, एक इसमें सदस्य आ जाए कोई जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें हो ही नहीं फादर, वो कहेगा कि नहीं मेरे कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कोई फादर ही नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें आ जाए भोले बाबा, भोला नाम से एक स्टूडेंट है, इसको भी देखिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, भोला नाम है, भोला बाबा जिसको हम लोग बोलते आ रहे हैं सदियों से, पूछेंगे भोले बाबा का से पूछा जाएगा कि आप खड़ा होइए और बोलिए अपने फादर का नाम, तो भोले बाबा क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो कहेंगे मेरे फादर नहीं है, इस ब्रह्मांड में जितने बाप पैदा हुए सबका बाप मैं ही हूं, बापों का बाप हूं मैं, सृष्टि का आदि हूं मैं, सृष्टि का अंत हूं, हमसे सृष्टि पैदा हुई और हमें सृष्टि समाप्त होगी, सृष्टि का आदि और अंत हम ही हैं। बोलिए, तो भोले बाबा के कोरस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। इतना दिन से भेद छुपी हुई थी, आज ये फलन के क्लास में भेद क्लियर हो गया, ऐसा एलिमेंट आ गए इसमें जिसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें कोई नहीं है, परेशानी। अब हम भोले बाबा का आग्रह करेंगे कि बाबा प्लीज ये आपका जगह नहीं है, आप चलिए मेरे पूजा रूम में अपना जगह लीजिए, ठीक है, इस सेट में आप नहीं रह सकते हैं, यू आर नॉट फिट इन दिस सेट, ओके। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक आ गए जिसके संगत इसमें नहीं है, तो सेट बी सेट ए का फलन अगर इसमें आ जाते हैं तो इसके अब सेट बी सेट ए का फलन नहीं है। लेकिन अब सपोज करिए इसमें एक है मिस्टर जे दुबे जो मेरे फादर हैं, सेट बी में क्लास में जितने लोग हैं सबके फादर हैं, मेरे फादर इसमें है, तो इनके संगत तो सेट ए में कोई सदस्य नहीं है,
इनके संगत सेट ए में कोई सदस्य नहीं है तो उसे परेशानी नहीं है। इसमें सरप्लस या एक्सेस सदस्य हो उससे परेशानी नहीं है। परेशानी है कि इसके एक का संगत इसमें दोनों ही होना चाहिए, हर एक का करस्पॉन्डिंग इसमें यूनिक होना चाहिए, एंड इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसके संगत इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो। तो अभी जो है आप सब लोग हैं, सबके करस्पॉन्डिंग कौन है, एक सिंगल है फादर। अब देखिए एक और इसमें समझ लीजिए, बड़ी मजेदार बात आपको सिखा देते हैं इसी क्रम में। क्या देखिए, अभिषेक के फादर मिस्टर राजू हैं, तो हम बोले मिस्टर राजू आइए, या हम बोले फादर ऑफ, एफ लिख दिए, एफ फॉर फादर, क्या बोले, फादर, फादर ऑफ अभिषेक। बोलिए कोई परेशानी, बोलो ना जी, कुछ समझे। मिस्टर राजू बोले तो या फादर ऑफ अभिषेक बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना, कोई दिक्कत। मिस्टर राजू बुलाया जाएगा, मिस्टर राजू आइए, या बोला जाए फादर ऑफ अभिषेक आइए, सेम आदमी आएगा कि डिफरेंट है। फिर हम बोलेंगे मिस्टर राजू प्रसाद आइए, श्री राजू प्रसाद आइए, तो राजू प्रसाद या फादर ऑफ उदय, एफ फॉर फादर, आप ब्रैकेट में लिख देते हैं उदय, और इसका मतलब लगा रहे हैं कि गुणा ना बुझिए, क्या ना बुझिए, फादर एफ गुणा उदय नहीं बुझना है, ये सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है एफ ऑफ उदय, उदय के फादर, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं मिस्टर आदर्श, या बोले फादर ऑफ, क्या बोलेंगे, अंकित। और इनको एक बात और बोल सकते हैं, मिस्टर आदर्श को फादर ऑफ अंकित भी बोल सकते हैं, एंड फादर ऑफ आदित्य भी बोल सकते हैं। नहीं समझे क्या, बुलाया जाएगा फादर ऑफ आदित्य तो कौन आएगा, मिस्टर आदर्श आएंगे। बुलाया जाएगा फादर ऑफ अंकित तो फिर कौन आएगा, मिस्टर आदर्श आएंगे। भाई दो आदमी के बाप हैं तो दो बार आना पड़ेगा ना, बोलिए। इनके फादर हैं, फिर इनके फादर हैं, तो दोनों के फादर एक ही आदमी है तो दो बार ना आना होगा। तो मिस्टर आदर्श आवे, या फादर ऑफ अंकित आवे, या फादर ऑफ आदित्य आवे, सेम। फिर रहिए, ये क्या बोले, मंजय, तो मिस्टर मदन या फादर ऑफ मंजय। मेरा ख्याल आप बात पूछ गए हैं, मंजय या फादर ऑफ मिस्टर मदन या फादर ऑफ मंजय, सेम आदमी। फिर इधर मिस्टर भानु और या फादर ऑफ सोनू। नहीं मजा आया क्या। अब इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। अब इसमें मान लीजिए एक जनरलाइज कर रहे हैं, इसमें एक एलिमेंट है एक्स, कितना लोग का नाम रखें, परेशानी हो रही है। तो इसमें एक एलिमेंट है एक्स, एंड इनके फादर हैं वाई। नहीं, अब आइए गणित की दुनिया में, इधर एक्स है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर क्या है, वाई। तो हम मिस्टर वाई बोले तो, या फादर ऑफ एक्स बोले तो, ना मजा आएगा, एफ ऑफ एक्स, या इसी को बोलेंगे वाई। ये सब समझ में आया था। तो सेम मेल से है कि नहीं, ये एक्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर क्या है, वाई। तो मिस्टर वाई बोले तो, या एफ ऑफ एक्स बोले तब, सेम आदमी होगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं, फादर ऑफ एक्स। तो ये देखिए वाई इज सेम एज एफ एक्स। फिर गुणा मत बुझिएगा, ये ना बुझिएगा कि एफ हाई गुणा ब्रैकेट में एक्स, ऐसा नहीं बोलना। इट इज ए सिंबल, ये एफ एक्स है। तो ध्यान दीजिए इस एफ एक्स में, ये इसको अगले पेज में आते हैं, ये हम क्या लिख दिए अब, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दीजिए, अब हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में धीरे धीरे घुसेंगे, ठीक है। अब ये हमारा बुझिए कि सेट ए है, इधर हमारा सेट बी है। तो इधर जो मेरा एक्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या है मेरा,
एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इधर वाई है, या इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एफ एक्स है। एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में क्या है, वाई है, तो वाई बोले तो या एफ ऑफ एक्स बोले तो। अरे देखो जाना सब जना जाके बैठल बड़े हैं ना, है देखो मान लीजिए हम ऐसा किए, हम चाहते हैं सबका फोटो खींचना और सबको उसके फादर के गोद में बैठा के फोटो खींचेंगे। नीचे में मान लीजिए ये लोग हैं ना, सब कहेंगे चलिए अब सब हो गया, एक फोटोग्राफी सेशन कराएंगे और क्या कहेंगे कि जैसे मिस्टर राजू हैं जो कि अभिषेक के फादर हैं, तो अभिषेक जा करके राजू के गोद में बैठ गए और हम फोटो खींच लिए। अब देखेंगे जब कभी फोटो देखेंगे अभिषेक को देखेंगे तो पूछ जाएंगे ओ ये अपने फादर के गोद में बैठे हुए हैं, नहीं समझे क्या। तो उसी तरह से आप इस सेट में आइए, ये आपका बुझिए कि ये मिस्टर वाई है जो कि एक्स के फादर हैं, मिस्टर वाई है जो कि एक्स के फादर हैं। ये देखिए ये एफ एक्स जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फादर ऑफ एक्स, इसको मैथ के भाषा में बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में, अच्छा ये एफ ऑफ एक्स का ही नाम वाई है, एफ ऑफ एक्स कहें तो या वाई कहें तो सेम। अब ये बात स्टूडेंट को समझने में बड़ी तकलीफ होती है, स्टूडेंट शुरू में बड़ी तकलीफ के साथ ये समझता है कि वाई और एफ एक्स हाउ दे आर सेम। तो कहेंगे देख बाबू एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो है वो क्या वाई कहिए या उसी को कहिए एफ ऑफ एक्स। फादर ऑफ एक्स कैसे बोले थे, नहीं बोले थे, इधर ये पीछे वाला एग्जाम्पल मिला के देखिए ना कितना सटीक बैठाया गया है। फादर वाला जो सेट है वो यूनिक, माने इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक वाली बात भी हो गई। और दूसरा फादर ऑफ अभिषेक, तो अभिषेक किस सेट का सदस्य है, यहाँ देखो तो यहाँ जो अभिषेक तुमको जो दिख रहा है ये अभिषेक किस सेट का सदस्य है, अभिषेक सेट ए का है। एफ अभिषेक कौन है, ये मिस्टर राजू है जो कि सेट बी के सदस्य है। समझ आना चाहिए। तो आप लोग को अब ऐसे समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ जो हम लिखे हैं ये मिस्टर वाई कहें तो या एफ एक्स कहें तो एक चीज है। तो इस एफ एक्स में ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स में जो एक्स है, यहाँ जो एक्स दिखाई पड़ा ये अपने पापा के गोद में बैठा हुआ है एक्स। तो एक्स जो है वो सेट ए का सदस्य है, एक्स जो है सेट ए का सदस्य है। अब पूरा जो एफ एक्स या वाई ये किसका सदस्य है, सेट बी का सदस्य है। ये वाई या एफ एक्स जो कहेंगे, वाई या एफ एक्स ये क्या है, सेट बी का सदस्य है। और इसमें एक्स क्या है, एक्स क्या है, ए का सदस्य है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ये आपको समझ में आई होगी, कुछ मजा आना चाहिए। तो अब आप लोग को यहाँ आइए, इतना हो गया, ये बात तो रहने दे रहे हैं हमेशा। आप जब वाई देखिए लिखा गया वाई बराबर एफ एक्स बराबर, अब कुछ वहां लिखा रहेगा एफ एक्स, इतना तो हम जरूर समझ गए हैं कि एफ एक्स में है फादर के गोदी में बैठल बड़े एक्स, एक्स हुआ सेट ए का सदस्य। एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स सेट बी का सदस्य है। एफ एक्स का नाम ही वाई है, एफ एक्स का ही दूसरा नाम वाई है, मिस्टर वाई या फादर ऑफ एक्स। देखते बुझिए कि एक्स तो सेट ए का सदस्य है, एक्स के संगत जो सेट बी में है वो एफ एक्स है। मान इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, इधर एक्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में जो है वो एफ एक्स है। इसमें उसके लिए इसमें जो होगा उसके लिए सिंबल जनरल सिंबल एक्स, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो होगा उसके लिए सिंबल एफ एक्स या उसी का दूसरा नाम वाई। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। और ये एग्जाम्पल फादर ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, ये वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एफ एक्स या वाई इज ए एलिमेंट ऑफ सेट बी। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो थोड़ा सा और डीपर चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हमारे पास एक सेट ऐसे है, तो आप लोग का मजा आना शुरू हुआ होगा। सेट ए है इधर सेट बी है ऐसे, इसमें देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें सेट ए में, ध्यान से देखिए। मान लीजिए इधर 0 लिखा गया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो है वो 0 वैल्यू है, और इसके बाद इधर लिखा गया है π/6 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो है 1/2 है, इधर π/4 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है 1/√2 है।
इधर π/3 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो है π/3 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये √3/2 है और इधर π/2 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो है 1 है। सेट और इसी तरह से कुछ और भी है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं है। ये इसी तरह से इधर डॉट 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 इसी तरह से इधर भी है, इधर डॉट 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 है। समझ गए कि नहीं कहानी इसमें? इधर भी बहुत सारे हैं, इधर भी बहुत सारे हैं। अब देखिए ये सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हो गए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में एलिमेंट्स हैं, हर एक का संगत इसमें एक है। अब आप बताइए तो इस सेट ए के एलिमेंट्स अगर पता चल जाए तो सेट बी का अगला एलिमेंट आप बता सकते हैं कि नहीं? ये दोनों सेट का एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है उसको देख करके नहीं कर सकते हैं? कैसा रिलेशन है बताइए आप लोग? सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का फंक्शनल रिलेशन है? माने ऐसा रिलेशन जो फंक्शन जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मिले, मतलब इसके हर एक का संगत इसमें एक सिंगल मिले, इसको बताइए सब लोग। आप लोग पकड़ पाए कि नहीं? आप लोग दिमाग दौड़ाइए, क्या आप लोग कमाल कर रहे हैं? दिमाग दौड़ाइए, देखिए तो यार ये अच्छा शायद डिग्री में लिख देते तो तुम लोग को समझ में आ जाता। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री और ये मतलब 90 डिग्री। अब बोलिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख के बताइए तो कैसा रिलेशन है? कथी के दिमाग में भाई तनिक है, नहीं समझ में आ रहा है कि इसके जो है उसका साइन लेंगे तो सेट बी में निकल जाएगा मान। साइन 0 डिग्री है, एक जीरो है, ये सब रेडियन में है, यहाँ 0 डिग्री है, डिग्री में है और उधर इक्विवेलेंट मान रेडियन में है। तो अगर 0 डिग्री लिखोगे तो उसका साइन का मान क्या होगा? 0। ये 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? इधर 45 है तो उसका साइन क्या होगा? 60 है तो उसका साइन क्या होगा? बोलना यार। 90 है तो उसका साइन तो नहीं क्या बैठत का। अब इस इतना देखने के बाद अगर इधर हम लिख दें पाई लिख दें सीधे, तो आप इधर क्या बोलोगे? पाई के संगत फिर ये 0 पे चले जाओगे कि नहीं? साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो इसके एक का संगत 0, अब पाई का संगत भी मान लीजिए 0 आ गया तो हो गया कि नहीं? इसके 2 का संगत इसमें 1 तो हो सकता है, इसके 1 का संगत इसमें 2 नहीं ना है। बोलिए तो इस ढंग से आप देख लिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी है आप देखिए क्या रिलेशन है, ये दोनों को देखकर बीमारी आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। इधर 0 है तो साइन ऑफ 0 रेडियन में है, डिग्री नहीं लिख रहा है, तो साइन ऑफ 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं? साइन ऑफ π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का साइन, तो साइन 30 डिग्री 1/2 हुआ कि नहीं? ये इधर के लिख रहे हैं साइन π/4 ये 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 है कि नहीं? बोल भैया। फिर साइन π/3, साइन π/3 साइन 60 डिग्री √3/2 पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं? साइन π/2 1 है कि नहीं है? ना मजाइल का। अब इतना देखने के बाद आप कह सकते हैं कि नहीं कि अगर इसमें एक एलिमेंट x हो, अब इस तरह से लिखे तो इस तरह से हम कितना लिखेंगे? इस तरह से तो लिखते रह जाएंगे। इसमें तो लिखना तभी पॉसिबल है जब इसमें भी फाइनाइट एलिमेंट हो, इसमें भी फाइनाइट हो, इसमें इनफाइनाइट है। अब इसको जो है गणितीय संबंध से इस पूरे बात को हम बता सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अगर इसमें हमारा अगर x है, इसका एक एलिमेंट मान लीजिए x है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर हमारा y या fx है, ये तो सिंबल में ना हुआ। अगर हम बोलें कि सेट ए के एलिमेंट को हम x से डिनोट करें एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी के एलिमेंट को y से डिनोट करें, सेट बी के एलिमेंट को y से डिनोट करें तो इसको y या उसी को f ऑफ x कहेंगे। तो कैसे निकलेगा? तो इधर जो भी है x है, इस x का साइन लेंगे, साइन x कर देंगे। ये जो भी इधर ले रहे हैं x ले रहे हैं तो x का साइन ही तो y है।
नहीं पकड़ में आया क्या जी? इधर जो भी है जैसे पाई/3 है, इसका साइन ही तो इधर वाला है। तो अगर सेट ए का, इसको इधर आते हैं अगले पेज में, ये ऐसे आप बोलिए, ये सेट ए हुआ, आई सेट बी हुआ, इसमें एक्स है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो है वाई है, या इसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं। और ये कैसे है? तो इस एक्स का साइन, माने जॉन भी यानी एक्स है, उसके पीछे वाला से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर इधर एक्स है तो उसका साइन लेंगे, बोलो ना, इधर एक्स है तो इसका साइन लेंगे, तो साइन एक्स लेंगे, तो ये साइन एक्स ही तो हमारा वाई है, या फिर हमारा एफ एक्स है। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे? वाई बराबर एफ एक्स, अब बराबर क्या है? ये साइन एक्स है ना। मजा आयल क्या है? अब बात पकड़ लिए, तो आगे से आपको लिखा रहेगा इस तरह से, वाई बराबर एफ एक्स, अब बराबर यहाँ लिखा रहेगा साइन, और यहाँ पर एक्स। तो देखो यहाँ एक्स है तो वहीं एक्स यहाँ है कि नहीं? तो यहाँ जो एक्स है ये सेट ए का सदस्य है, बुझना है। यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है? सेट ए का है, और उस एक्स का साइन ले लोगे तो वही एफ एक्स या वही वाई होगा जो सेट बी का सदस्य होगा। ना बुझाता? ये ऐसे आपको हो, ऐसे ऐसे जैसे हम बताए हैं। अगर इधर एक्स है, आए अपना पापा साइन के गोदी में बैठल बा एक्स, नहीं समझ में आया क्या? एक्स बैठा हुआ साइन के, ये साइन एक्स हुआ। तो ये साइन एक्स में ये एक्स जो है सेट ए का सदस्य है, आई जो साइन एक्स है ये सेट बी का सदस्य है, आई ये साइन एक्स ही हमारा एफ एक्स है, या इसी का नाम हमारा वाई है। नहीं समझ में आया क्या है? तो इधर एक्स है, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ देखिए इधर एक्स है, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर वाई होगा। ये तो जनरल सिंबल है, इधर एक्स है तो उसके अगर सेट ए का जनरलाइज्ड वे में एक एलिमेंट एक्स है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेट बी में है उसके लिए सिंबल होगा वाई, या उसके लिए दूसरा बात होगा एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स होगा। या उसको क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ये वाई या एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो जो भी एक्स है तो उसका साइन ले लेंगे तो हमको निकल जाएगा। अब आप इसमें देखिए, ये अगर आपको यहाँ दिखाई दे आगे से, अब ये इतना खेला नहीं लिखा रहेगा, सीधे लिखा रहेगा वाई बराबर एफ एक्स बराबर यहाँ लिखा रहेगा साइन एक्स, या ऐसे ही लिखा रहेगा एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो इसको देख करके पहचान मत होइएगा, ये पूरा ये साइन एक्स पूछ जाइएगा, ये साइन एक्स एफ एक्स के बराबर है या वाई के बराबर है, यानी सेट बी का एलिमेंट है। और इसमें जो यहाँ जो साइन एक्स में जो एक्स दिख रहा है ये एक्स सेट ए का सदस्य है, और उस एक्स का साइन लोगे तो साइन एक्स निकलेगा, एंड वो जो साइन एक्स होगा वो सेट बी का सदस्य होगा, जिसके लिए सिंबल में एफ एक्स लिखेंगे या उधर वाई लिखेंगे। अब इसको देखो, इसको इस स्टाइल को देखो, यहाँ एफ आ यहाँ एक्स, आ इधर क्या है साइन एक्स, बोलो ऐसे है ना राइटिंग में। अभी इस खेल को पकड़ो, यहाँ लिखेंगे एफ, एक्स के यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे तुम? साइन 0 लिखोगे। देखो जो चीज यहाँ है वही चीज ना यहाँ है, एक्स है तो ये एक्स है, एंड उस एक्स का साइन ले लेंगे तो एफ एक्स या हमारा वाई हो जाएगा। तो यहाँ हमारा वाई जब एक्स हमारा 0 होगा, एक्स जब 0 होगा उस समय फंक्शन का मान f0 कहलाएगा। जब x 0 है उस समय फंक्शन के मान को क्या बोलेंगे? f0 सिंबल में, f0 सिंबल में बोलेंगे, एंड वो f0 यहाँ पर किसके बराबर होगा? साइन 0 के बराबर होगा, या ये हमारा 0 होगा। नहीं मजा आया? अब आगे हम लिखेंगे, मान लीजिए f हम कहेंगे पाई/2 लिखे, मान लीजिए f पाई/2। तो देखो एफ एक्स साइन एक्स है तो f पाई/2 क्या लिखोगे? साइन, यहाँ वाला x यहाँ है कि नहीं बोलना यार? तो f पाई/2 लिखोगे तो ये क्या लिखोगे? साइन पाई/2 लिखोगे, और ये आपका 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा y या इतना हो जाएगा। ये समझो ये पाई/2 सेट ए का है, और उसका संकट जो सेट बी में है वो f पाई/2 है, f पाई/2 मतलब साइन पाई/2, और साइन पाई/2 मतलब 1 ना। बुझाइल का है? मान हेगरा का सिंबल में है स्टाइल रखा है, ये एफ एक्स है तो इधर क्या है? साइन एक्स है, बोलो ना, घेरना मत, गुणा नहीं तो बुझने लगोगे। ये सब सिंबल है, यहाँ ऐसे लिखे। तो देखो यहाँ लिखोगे एफ,
यहाँ एक्स जगह पे मान लीजिए हम स्टार लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे साइन, यहाँ क्या लिखोगे स्टार। थोड़ा देर के लिए आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चलेगा, ताकि तुमको बात समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ लिखेंगे एफ, एक्स जगह पे लिखते हैं क, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे साइन क। एक्स के यहाँ पे क नहीं होगा, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। एक सिंबल में बात को पकड़ने के लिए एफ क बराबर साइन क, यहाँ क्या लिखेंगे एफ ख, क्या लिखोगे, नहीं समझ में आया क्या। अगर यहाँ लिखे एफ, यहाँ लिख देंगे डबल स्टार, तो यहाँ क्या लिख दोगे साइन, यहाँ क्या लिख दोगे, नहीं समझ में आया। आउट ऑफ ट्रैक भी जा करके कभी कभी उल्टा पुल्टा बात भी विद्यार्थी को समझाया जाता है कि उसको समझ में बातवा तरीका समझ में आ जाए। तो यहाँ जो रहेगा, यहाँ देखो यहाँ इसमें हम आपको क्या सिखाए, यहाँ एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, तो साइन एक्स, तो यहाँ एफ यहाँ जो भी हो, जो भी है एक्स के यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा साइन आइए इतना। अब आपको समझना इसमें ये है ध्यान दे करके कि यहाँ जो ये जो दिख रहा है, ये जो आपको जो दिख रहा है ये स्टार, ये सेट ए का सदस्य होना चाहिए, इट शुड बी ए मेंबर ऑफ सेट ए। और पूरा जो साइन एक्स जो होगा या एफ स्टार जो होगा, जिसको वाई भी बोलेंगे, ये क्या होना चाहिए, ये सेट बी में होना चाहिए। आई होप आप बात को बढ़िया ढंग से समझ गए। तो फंक्शन के अनंत एग्जाम्पल आप लोग को मिलेंगे, अगर इस तरह सोचेंगे तो फंक्शन के अनंत एग्जाम्पल। एक और आप लोग को समझाने के लिए एक और दे देते हैं, चलेगा। यहाँ देखो हम क्या लिखे, 1 मिनट के लिए देख लीजिए इसको, देखिए ना आप लोग का दिमाग ना खुलने जा रहा है अभी, बताइएगा नहीं, देखिए बढ़िया से। मान लीजिए हम इधर लिखते हैं, अब ऐसा सुस्त मत रहिए, नहीं तो दे दिए थे और आप लोग बैठ करके नहीं पता चल रहा था कि इसका साइन लेंगे तो उसका निकल जाएगा। मैंने दिमाग में खोल के बैठिए कहने का मतलब, समझ गया कि नहीं। आइए नहीं कि सुस्त मिजाज से बैठिए, पता नहीं चला कि इधर ये एलिमेंट है इधर का भी एलिमेंट देख रहे हैं, दोनों को देख करके आपको संबंध पता चलना चाहिए कि किस तरह का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर हम लिख रहे हैं 0, इधर भी 0 लिख रहे हैं, इधर 4 लिख रहे हैं 4, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर 2 है, इधर लिख रहे हैं 9, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, इधर 16 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, एंड इसी तरह से है, इसी तरह से इधर भी है। समझे कि नहीं, सब लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो सेट ए के एलिमेंट्स को देखिए और उधर सेट बी के एलिमेंट्स को देखिए, आपको पकड़िए तो किस तरह का संबंध है, किस तरह का संबंध है, स्क्वायर है कि रूट है। ये इधर अगर x है तो उसका रूट करने के बाद इधर वाला निकल रहा है। आप ये देखिए, ये आपका इतना 0 करिएगा तो ये आ जाएगा, इतना 4 करिएगा तो ये आ जाएगा, इतना 9 करिएगा तो इतना, इतना 16 करिएगा तो इतना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब अगर इसमें x है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो मिलेगा उसको y लिखेंगे या उसको fx लिखेंगे, और ये कैसे निकलेगा, इसी तरह का अगर रिलेशन है, जितना इसके एलिमेंट्स हैं उसका रूट लेते जा रहे हैं ये वाला सिंबल के साथ, तो इधर निकलते जा रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x है तो इधर क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, नहीं निकल जाएगा। तो देखने से तुम लोग का संबंध नहीं पता चल गया है, क्या पता चल गया कि y बराबर AFX बराबर कितना है रूट ऑफ x, बोलो। तो इधर अगर हम जाते हैं यहाँ, अब अगर हम तुमको दे दें fx इक्वल टू रूट अंडर x लिख दिए और यही हमारा y है, अब बोलो तो यहाँ f अगर 4 लिखेंगे तो क्या करोगे, रूट 4 लिखोगे कि नहीं। अगर x के जो भी इधर x है यहाँ पर क्या है, उस x का स्क्वायर रूट है कि नहीं। तो अगर यहाँ 4 है तो 4 करोगे तो तुम्हारा 2 हो जाएगा कि नहीं। इधर तुम्हारा अगर 9 है तो इधर जाओगे 9 करोगे ये 3 आ जाएगा कि नहीं। ये इधर इतना है तो इधर जाओगे तो रूट अंडर इतना करोगे तो तुम्हारा 4 आ जाएगा कि नहीं। तो ये देख करके बीमारी पकड़ा गया कि नहीं, कौन बीमारी है इसमें, रूट वाला है कि नहीं है, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर। बात समझ में आया कि नहीं। तो उस तरह का नहीं समझ पाए आप लोग क्या, अरे भैया हाई बा हने हाई एफ एक्स अगर इतना बराबर रूट इतना है
तो बुझा एतना आई एतना रही तो इधर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, मजा आना चाहिए था। तो इस तरह का आपको असंख्य फलन आपको मिलेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी, पूरा पूरा लिख दीजिएगा आप लोग। एक और थोड़ा सा आप लोग के लिए एक और हल्का सा लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। ये आपको समझ में आने जा रहा है, मैथ के क्लास में आप लोग आगे रहेंगे। ये बिल्कुल लर्नर्स के लिए है, जो अभी अभी पहला क्लास में सीख रहा है फलन, उसके लिए बात हो रही है। समझ गया कि नहीं? तो ये ऐसे है, मान लीजिए अब इसमें हम लिख रहे हैं इधर 0 है तो इधर 1 है, उधर इसके बाद लिखते हैं π/6 है तो √3/2 है, इधर π/4 है तो 1/√2 है, इधर क्या कर दिए, इधर π/3 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 है। देखिए अब बताने लगे। और इसी तरह से ये है, ये इसी तरह से है, और भी है, इसी तरह से और भी है, ये इधर और भी इसी तरह का रिलेशन है। नहीं समझ में आया क्या? सब नहीं लिख पा रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि नहीं? क्या पता चला? कॉस है। देखिए कितना तेज हो गए आप लोग। सब मान रेडियन में है, ये क्या लिखिएगा, कॉस। इधर जो भी है उसका कॉस लिखोगे तो मिल जाएगा कि नहीं? इसका कॉस लिखोगे, कॉस 30 डिग्री। समझ रहा है कि नहीं तुम लोग? बोलो ना। हड़बड़ा गया है मियाँ तुम लोग हर बॉडी से। क्या हो गया? इतना आएगा इधर, होगा कि नहीं? अब देखिए जनरलाइज कर रहे हैं। अब अगर इसमें x एक तो लिख दें, इसका संगत इसमें आएगा, उसको क्या लिखेंगे, y, या उसको क्या लिखेंगे, fx। नहीं लिखेंगे क्या? और जो भी है उस x का कॉस है कि नहीं है? तो इतना लंबा चौड़ा ये न लिख करके अब सीधे हम लोग बीमारी से पकड़ लिए। बोलिए अब फलन की दुनिया में अगर बात ऐसे करें, ऐसे लिखेंगे y = fx बराबर cos x लिख देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये समझ में आ गया। अब तुम लिखोगे यहाँ f, अब π/2 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, cos, अब π/2 लिखोगे, आई कितना हो जाएगा, cos π/2, ये कितना हो जाएगा, 0। तो यही ना तुम्हारा y हो जाएगा, या यही तुम्हारा fx हो जाएगा। आई होप आप बुझ गए, बहुत बढ़िया से बुझे हैं। ये फलन का शुरुआत से सेट से ए एंड बी से शुरू करके एक क्लास में आप लोग इतना समझ गए। आई होप इस तरह से सीखते रहिएगा तो कम समय लगेगा। अब इसको बहुत हम आगे नहीं खींचेंगे, लेकिन फलन तो समझ में आ गया, रहने दे रहे हैं। ओके।